हेलो एंड वेलकम टू पायनियर एकेडमी बखरी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पायनियर एकेडमी बखरी में। इसे पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शन को पढ़ा था और फंक्शन जो है काफ़ी लंबे टाइम तक चला भी है। ये चैप्टर भी थोड़ा लॉन्ग था और डिटेल से हम लोग पढ़े थे। 11th में भी हम लोग फंक्शन पढ़े हैं 4 से 5 महीना। उसके बाद 12th में भी हम लोग क्लास में जो है लगभग 2 महीने से अधिक फंक्शन को पढ़े और फिर इस YouTube चैनल पर भी हम लोग लगभग 20 से 22 वीडियो लेक्चर जो है फंक्शन के टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस तरह से फंक्शन का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बहुत ही डिटेल्स के साथ सभी टॉपिक पर डिटेल्स क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने के बाद इस टॉपिक को कंप्लीट किया। आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं उसका नाम है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये भी फंक्शन का ही एक पार्ट है। मैंने प्रारंभ में ही क्लास में भी बता रखा है कि फंक्शन जो है मैथमेटिक्स का रीड है। जितना भी वैल्यू ऑपरेट होता है सब का सब फंक्शन होता है और इस तरह से पूरे मैथ खास करके कैलकुलस का जो बेस है वो फंक्शन ही है। इसलिए हम लोगों ने फंक्शन को डिटेल्स अध्ययन किया ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। आप लोग फंक्शन को थोड़ा रिवाइज कर लेंगे ताकि आगे जो है आने वाले कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। तो हम लोग फंक्शन के टॉपिक में एक इन्वर्स फंक्शन का टॉपिक था जो कि हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। कोई भी फंक्शन इन्वर्सिबल कब होता है, उस फंक्शन का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे स्केच किया जाता है, इन सारी बातों का अध्ययन हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। तो जो पढ़े होंगे उनको मालूम होगा कि कोई फंक्शन इन्वर्सिबल होता है जब वह 1 + 1 यानी बाइजेक्टिव हो। किसी भी फंक्शन का इन्वर्सिबल होने के लिए उसका बाइजेक्टिव होना अनिवार्य है। यदि कोई फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होता है तो वह फंक्शन इन्वर्सिबल नहीं होगा। इस बात को हम लोग बखूबी जान चुके हैं और इस तरह से कई क्वेश्चन लेकर के हमने देखा भी कि बहुत सारा फंक्शन ऐसा है जो कि इन्वर्सिबल है और बहुत ऐसा सारा फंक्शन है जो कि इन्वर्सिबल नहीं है। वही फंक्शन इन्वर्सिबल है जो 1 और 2 दोनों हो। तो ऐसे फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे तो वह फंक्शन इन्वर्सिबल हो जाएगा। अब बात रही कि हम ये बातें क्यों बता रहे हैं। तो चूंकि हम लोग का जो टॉपिक है वो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो है इन्वर्स हमें फाइंड करना। और 11th में आप लोग पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन भी कहा जाता है। यह फंक्शन कई इनपुट का एक आउटपुट दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि साइन में हम लोग थीटा के बदले एंगल 0 डिग्री रखे तो उसका वैल्यू 0 होता है। एंगल 180 रखे तो 0 ही होता है। एंगल -180 रखे तो 0 ही होता है। यानी फंक्शन y = sin x में x का वैल्यू दैट मीन्स इनपुट 0 रखते हैं तो वह जो होगा 0 ही होगा। फिर उसी प्रकार 180 रखते हैं x के बदले तो भी 0 होगा, -180 रखते हैं तो भी 0 होगा। दैट मीन्स x के एक से अधिक मानों के लिए यानी एक से अधिक इनपुट के लिए एक आउटपुट हमें मिल रहा है। और जब एक से अधिक इनपुट के लिए एक आउटपुट हो तो ऐसे फंक्शन को हम लोग मैनी वन फंक्शन कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि मैनी वन फंक्शन इन्वर्सिबल हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स sin x जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वह इन्वर्सिबल नहीं होगा
यानी sin x का इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। उसी प्रकार cos x हो या tan x हो, cot x, यानी जितना भी ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियो है, 6 ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियो, और 6वां ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियो इन्वर्सिबल नहीं हो रहा है अपने डोमेन में, तो हम फिर इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे? जब फंक्शन इन्वर्सिबल ही नहीं है तो उसका इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे? इन सारी बातों को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो है ग्राफ देखते हैं, और ग्राफिकल व्यू में देखेंगे कि वह इन्वर्सिबल हो रहा है या नहीं हो रहा। यदि इन्वर्सिबल हो जाएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा, यदि इन्वर्सिबल नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग का टॉपिक है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो बारी बारी से सभी ग्राफ को देखते हैं, उस ग्राफ को समझते हैं, और फिर डिसाइड करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन इन्वर्सिबल है या नहीं है, या कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन इन्वर्सिबल हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा। यदि हम ग्राफिकल कॉन्सेप्ट की बात करें तो y इज इक्वल टू साइन एक्स होता है, और y इज इक्वल टू साइन एक्स में x इनपुट हुआ और y आउटपुट होगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू रखेंगे, x यदि हम लोग 0 रखते हैं तो y का वैल्यू साइन 0 होगा, और साइन 0 0 ही होता है। यदि x का वैल्यू 30 डिग्री दैट मीन्स π/6 रखते हैं तो y का जो वैल्यू होगा साइन π/6 यानी साइन 30, और साइन 30 1/2 होता है। उसी प्रकार x का वैल्यू हम लोग π/4 रखते हैं यानी 45 डिग्री, तो y साइन π/4, और साइन π/4 जो होता है 1/√2 होता है। इसी प्रकार से यदि हम अदर वैल्यू भी रखें 360 तक जा सकते हैं, 360 तक जाने के बाद 1 रोटेशन पूरा हो जाता है और फिर वह अपने वैल्यू को रिपीट करने लगता है। तो इस तरह से सभी वैल्यू को हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। पॉजिटिव वैल्यू लिए हैं, इसी प्रकार हम लोग नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे। x इज इक्वल टू -30, -45, -60, -90, इस तरह से वैल्यू -180 डिग्री, इस तरह से वैल्यू लेकर के हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ स्केच करने में हमें कुछ सिलेक्टेड वैल्यू ही प्राप्त होगा, जितना भी या माइनस प्लस में जो भी हो, लेकिन कुछ सिलेक्टेड वैल्यू हमें प्राप्त होता है। जैसे कि साइन में आप लोग पढ़े भी होंगे 11th में, या तो 0 होगा, या 1/2 होगा, या 1/√2 होगा, या √3/2 होगा। इस तरह से वैल्यू आता है। इसी में हम लोग को या 1 होगा, इसी में हम लोग को फिर या तो -1 होगा, या -√3/2 होगा, या -1/√2 होगा, या -1/2 होगा। इस तरह का ही वैल्यू हमें आता है साइन में, जो कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 यानी π/6 1/2, साइन 45 π/4 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। उसी प्रकार हम लोग जब थर्ड क्वाड्रेंट में प्रवेश करें, चूँकि साइन जो होता है फर्स्ट और सेकेंड में पॉजिटिव ही होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग एंट्री लेंगे तो उसमें जो है हमें नेगेटिव वैल्यू प्राप्त होगा। तो इस तरह से यदि हम लोग ग्राफ स्केच करेंगे तो साइन का जो ग्राफ होगा उसमें हम लोग 2 एक्सिस ले लेते हैं, एक एक्स एक्सिस हो जाएगा और एक वाई एक्सिस हो जाएगा। तो यहाँ पर x0 ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं π/2, यहाँ पर पाई, इधर ले लेते हैं -π/2 और -π, इधर ले लेते हैं 1, इधर ले लेते हैं -1। यदि 1 का हाफ करें तो यह हो जाएगा 1/2, फिर यहाँ पर जो हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, और इधर जो हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ वैल्यू हमने लिख लिया। उसी प्रकार इधर आ जाएगा -1/2, यहाँ पर आ जाएगा -1/√2, और यहाँ पर हो जाएगा √3/2 -1। यदि ये 90 डिग्री है तो उसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा π/4,
ये हो जाएगा π/6 और ये हो जाएगा π/3। x π/6 के लिए हमें 1/2 यानी यहाँ पर आएगा, x π/4 के लिए 1/√2 यहाँ पर आएगा, x π/6 के लिए √3/2 यहाँ पर आएगा और x π/2 के लिए 1 यानी यहाँ पर आएगा। इसका ग्राफ जो है हमें इस तरह से आ रहा है। उसी प्रकार जब आगे बढ़ेंगे तो आगे जो होगा 120 डिग्री आ जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो 135 डिग्री आ जाएगा, 150 डिग्री आ जाएगा और 180 डिग्री। 120 डिग्री के लिए जो हमें वैल्यू प्राप्त होता है और √3/2 यहाँ पर हो जाएगा। 135 के लिए जो वैल्यू प्राप्त होता है 1/√2 ना। 150 के लिए इस तरह से ग्राफ खींचेंगे और 180 के लिए हमें 0 प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार जब हम इधर बढ़ेंगे तो -30 के लिए -1/2 प्राप्त होगा, माइनस इसी में यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो -45 डिग्री के लिए 1/√2 ना। इस तरह से वैल्यू जो होगा 90 के लिए -1 प्राप्त हो जाए, यानी ऐसे। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये ग्राफ होकर के इस तरह से -80 के लिए 0 हो जाएगा। तो साइन का जो ग्राफ होता है इस तरह से प्राप्त होता है। फाइनली यदि हम देखें तो क्या यह इन्वर्सिबल होगा, दैट मीन्स यह बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव के लिए 1 1 2 होना ज़रूरी है। तो क्या ये 1 1 फंक्शन है? तो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट में हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल आप लाइन खींचिए, यदि वह लाइन कर्व को एक पॉइंट पर इंटरसेप्ट करे तो वह फंक्शन 1 1 होता है, और मोर देन 1 पॉइंट पर इंटरसेप्ट करे तो वह फंक्शन मैनी 1 होता है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल यदि हम लाइन खींचते हैं तो यह लाइन ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट, इसी प्रकार यदि हम आगे भी बढ़ेंगे तो इस तरह से इसका ग्राफ प्राप्त होता है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचने पर कर्व को एक से अधिक पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यह फंक्शन मैनी 1 है। जब यह मैनी 1 है तो इन्वर्सिबल नहीं होगा, यानी साइन एक्स जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, यह इन्वर्सिबल नहीं है। इसी प्रकार अब हम लोग कॉस को चेक करेंगे, टेन को, कोसेक को, सेक को, सबको चेक करेंगे और देखेंगे कि इन्वर्सिबल होता है या नहीं होता। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत में ही हम लोगों ने क्वेश्चन राइज कर लिया था कि क्या ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन इन्वर्सिबल होता है, यानी 1 1 + 1 2 बाइजेक्टिव होगा तभी तो इन्वर्सिबल होगा। तो साइन एक्स का ये ग्राफ है, इसमें यदि हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं तो यह लाइन कर्व को एक से अधिक पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी यह मैनी 1 फंक्शन है, इन्वर्सिबल नहीं होगा। सिमिलरली यदि हम लोग कॉस का ग्राफ यदि खींचते हैं तो कॉस का ग्राफ इस तरह से होता है। आप लोग 11th में पढ़े भी होंगे, 12th में भी जब ग्राफ ऑफ फंक्शन बता रहे थे तो उसमें बताए भी होंगे। यदि माइंड में नहीं आ रहा है तो पीछे एक ग्राफ हमने साइन का स्केच कर ही दिया है, आप लोग कॉपी भी उल्टा करके देख सकते हैं, उसमें सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। वहाँ मैंने प्रत्येक वैल्यू के लिए अलग अलग ग्राफ स्केच किया हुआ है। तो कॉस का भी ग्राफ जो है इस तरह से पीरियडिक ही है, और इसमें जब हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, यह लाइन उस कर्व को एक से अधिक पॉइंट पर इंटरसेप्ट करेगा ना। इस तरह से स्पष्ट हो गया कि कॉस एक्स भी इन्वर्सिबल नहीं है, यानी ये मैनी 1 है। बात करें टेन एक्स का, तो टेन एक्स का जो ग्राफ है इस तरह से ग्राफ है, इसमें रेस्ट्रिक्टेड होता है, क्योंकि टेन जो होता है π/2 के लिए जो है इन्फिनिटी होता है, यानी डिफाइन नहीं होता है। तो π/2 को तो हटाएंगे ही, फंक्शन बनाने के लिए हमें ऐसे वैल्यू को हटाना पड़ेगा। π/2 का जो मल्टीपल होगा, π/2, 3π/2, -π/2, -3π/2, ये सब वैल्यू। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका जो ग्राफ होता है डिसकंटिन्यूअस है, और इसमें भी एक्स एक्सिस के पैरेलल यदि लाइन खींचेंगे तो यह लाइन कर्व को कई पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी यह जो है इन्वर्सिबल नहीं है। उसी प्रकार अब हम लोग बात करते हैं आपका, ये कॉट एक्स का ग्राफ रहा और ये भी जस्ट 10 के लायक का ही है। इसमें भी यदि हम लोग
एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे तो यह भी इन्वर्सिबल नहीं है। हो सकते हैं ये हो गया ग्राफ आपका कोसेक एक्स का, और ये भी इन्वर्सिबल नहीं है, और ये हो गया सेक एक्स का, ये भी इन्वर्सिबल नहीं है। इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में इन्वर्सिबल नहीं है, क्योंकि वह बाइजेक्टिव फंक्शन है ही नहीं। जब बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है तो इन्वर्सिबल होने का कोई चांस ही नहीं बनता। तो अभी मैंने सभी का ग्राफ स्केच कर, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, और 6 का 6 जो है इन्वर्सिबल है ही नहीं। हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे इन्वर्सिबल फंक्शन में, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, और यहाँ पर एक भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्स है ही नहीं। तो क्या टॉपिक ये फालतू का है? क्योंकि इन्वर्स प्राप्त ही नहीं हो रहा है, इन्वर्सिबल हो ही नहीं रहा है, इन्वर्स हम कैसे फाइंड करेंगे? तो ये टॉपिक फालतू का नहीं है। हम लोग करेंगे क्या कि इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, और रेस्ट्रिक्ट करके उसको जो है हम लोग इन्वर्सिबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो भी आगे पढ़ते हैं। फिलहाल आप लोग ये जो दिया गया है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, उसका डोमेन और रेंज, इसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। डोमेन जो इनपुट एक्स का साइन में जो है हम एक्स का सभी वैल्यू रख सकते हैं, सभी रियल नंबर। उसके लिए जो मिनिमम वैल्यू साइन का होता है वो -1, मैक्सिमम वैल्यू जो होता है 1 होता है। -1 से 1 तक में ही साइन का वैल्यू प्राप्त होता है। साइन 0 कहाँ पर होता है? n पाई पर। n पाई दैट मीन्स 0 पर, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, पाई का मल्टीपल, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, ये सब पर साइन जो होता है 0 होता है। इन्फिनिटी कभी होता ही नहीं है। कॉस की बात करें तो कॉस का इनपुट ऑल रियल नंबर रख सकते हैं, डोमेन हो गया, और इसका आउटपुट जो मिलता है हमें -1 से 1 तक में मिलता है, रेंज हो गया मिनिमम -1 मैक्सिमम 1। और ये जो 0 होता है 2n + 1 π/2, π/2 का जो ऑड मल्टीपल है उस पर जो है यह 0 होता है। जैसे π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, इसी प्रकार -π/2, -3 π/2, -5 π/2, -7 π/2, ये सभी पर जो होता है कॉस 0 होता है। ये भी इन्फिनिटी नहीं होता। बात करें 10 का, तो 10 जो होता है उसका डोमेन में, चूँकि 10 का जो बेसिक डिफिनेशन होता है 10 = साइन बाय कॉस, मतलब जहाँ कॉस 0 होगा वहाँ 10 इन्फिनिटी होगा, और जहाँ साइन 0 होगा वहाँ 10 भी 0 होगा। तो कॉस जहाँ 0 होगा वहाँ पर 10 इन्फिनिटी होगा, यानी डिफाइन नहीं होगा। तो ऐसे वैल्यू को कॉस 0 हटाना पड़ेगा, कॉस 0 होगा ही नहीं। चूँकि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का टाइप का होता है तो हम लोग लिखते हैं डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, ताकि उसका डोमेन डिफाइंड हो। तो 10 का डोमेन डिफाइन करने के लिए कॉस नॉट इक्वल टू 0, और कॉस नॉट इक्वल टू 0 दैट मीन्स कॉस जो 0 हो रहा है वो वैल्यू को हटाना पड़ेगा। तो सभी रियल नंबर में से ये वैल्यू हटा देंगे तो हमें आ जाएगा x बिलोंग्स टू r - 2n + 1 π/2। इसका रेंज ऑल रियल नंबर प्राप्त होता है। 0 n पाई पर होता है, जहाँ साइन 0 वहाँ पर 10 भी 0, तो साइन 0 n पाई पर, यानी 10 जो होगा n पाई पर 0 हो जाएगा। इन्फिनिटी, जहाँ कॉस 0 वहाँ 10 इन्फिनिटी, तो 10 इन्फिनिटी यानी कॉस 0 यानी 2n + 1 π/2 पर। फिर उसी प्रकार कॉट के लिए भी सोच सकते हैं, सेक के लिए और कोसेक के लिए। ये डाटा एक ऐसा डाटा है जिसके ज़रिए आप लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बेसिक कॉन्सेप्ट को आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को इन्वर्सिबल कैसे बनाएंगे। चूँकि इन्वर्सिबल तो है ही नहीं, सभी का सभी पीरियोडिक है, मैनी वन फंक्शन है, बाइजेक्टिव तो है नहीं, बाइजेक्टिव रहता इन्वर्सिबल होता। तो इन्वर्सिबल कैसे बनाएंगे उसके बारे में सोचना है। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है। साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन है और यह इन्वर्सिबल नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है। यदि हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर दे इसके डोमेन को एक निश्चित रीजन में, तो यह इन्वर्सिबल हो सकता है। जैसे यदि हम इसको, ये देखिए -π यहाँ है, यहाँ पर +π, यदि हम यहाँ से यहाँ तक के लिए लें और x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे तो 2 पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी इन्वर्सिबल नहीं होगा।
-π/2 से -π से π तक में इन्वर्सिबल नहीं है। लेकिन यदि हम इसको, ये -π होगा π/2 और ये +π/2, यदि इस रीजन में इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दें, यहाँ से इसको हटा दें और इस साइड को हटा दें, केवल ये पार्ट लें, बीच का पार्ट, तब यदि हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे तो केवल और केवल एक पॉइंट पर ही इंटरसेप्ट करेगा, यानी ये 1 फंक्शन बन जाएगा, इन्वर्सिबल बन जाएगा। वैल्यू रिपीट कर ही नहीं रहा, यहाँ से इस तरह से ये वैल्यू आ रहा। तो यदि हम इसी रीजन में यदि देखें तो फंक्शन इन्वर्सिबल हो जा रहा। तो सभी के डोमेन को हम लोग क्या करेंगे, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे एक निश्चित रीजन में, ताकि वह पीरियोडिक नहीं रहे, मिनिमम नहीं रहे, 1 हो जाए, यानी वो बाइजेक्टिव बन जाए। और जैसे ही बाइजेक्टिव बनेगा वह इन्वर्सिबल होगा ही। तो sin x इन्वर्सिबल होगा जब उसके डोमेन को -π/2 से π/2 तक में रेस्ट्रिक्ट कर दें। क्लियर है? तो यहाँ से क्लियर हो चुका है कि sin x को यदि हम -π/2 से π/2 तक में रेस्ट्रिक्ट कर दें तो फंक्शन इन्वर्सिबल हो जाता है। अब नेक्स्ट फंक्शन को देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं cos x के ग्राफ का। ये रहा cos x का ग्राफ। तो cos x को यदि हम -π/2 से π/2 तक में रेस्ट्रिक्ट करके देखते हैं, जैसे sin को किया, ये -π/2 होगा और ये π/2 होगा। यहाँ पर x एक्सिस के पैरेलल यदि लाइन खींचे 2 पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर दे रहा, यानी ये मिनिमम ही है, इन्वर्सिबल नहीं बन रहा। तो -π/2 से π/2 तक में cos को हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे? यदि हम इसको 0 से π तक में रेस्ट्रिक्ट कर दें, 0 से π तक में, इधर का रीजन खत्म कर दे, इधर का रीजन खत्म। अब यदि हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे, अब जो मेरा ग्राफ का रीजन रहा केवल ये रहा। अब यहाँ तक में यदि हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं तो केवल एक पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी वह इन्वर्सिबल हो गया। 1 ऑन टू बाइजेक्टिव हो गया तो इन्वर्सिबल हो जाता है। साइन को जहाँ पर हमने -π/2 से π/2 तक में रेस्ट्रिक्ट किए, उसी प्रकार cos को हम लोग रेस्ट्रिक्ट करेंगे 0 से π तक में। तो cos को 0 से π तक में रेस्ट्रिक्ट कर देने से cos जो है इन्वर्सिबल हो जाता है। तो पता चल गया, sin को रेस्ट्रिक्ट करेंगे -π/2 से π/2 तक में और cos को रेस्ट्रिक्ट करेंगे 0 to π तक में, तो फंक्शन इन्वर्सिबल बन जाता है। देखते हैं tan को। यह tan का ग्राफ, tan को हम कहाँ से कहाँ तक में रेस्ट्रिक्ट करेंगे। तो ये tan का ग्राफ रहा, ये -π/2 है और ये पाते हैं, तो एक पॉइंट पर इंटरसेप्ट करता है। तो इस तरह से ये जो है इन्वर्सिबल हो जाता है, यानी -π/2 से π/2। चूँकि ये इसके डोमेन में इन्वॉल्व है ही नहीं, यानी इसको हम लोग क्लोज इंटरवल ना रख करके ओपन इंटरवल लिखेंगे। तो यहाँ से जो है इन्वर्स होने के लिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, तो -π/2 से बड़ा या बराबर नहीं होगा, -π/2 से बड़ा होगा x और π/2 से छोटा होगा। ये जो है tan का डोमेन हो जाएगा इन्वर्सिबल होने के लिए। उसी प्रकार यदि हम करना पड़ेगा 0 to π में, तब यह इन्वर्सिबल हो जाएगा, 1 पॉइंट पर इंटरसेप्ट करेगा। यानी cot इन्वर्सिबल होगा जब इसे 0 से π में, π से छोटा रखेंगे, 0 to π ओपन इंटरवल में रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, तब यह इन्वर्सिबल हो जाएगा। हमने 4 फंक्शन का पता कर लिया कि कहाँ से कहाँ तक में डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना है। उसी प्रकार कोसेक को भी रेस्ट्रिक्ट कर लेंगे, कहाँ से कहाँ तक में, तो -π/2 से π/2 तक में, और यह इन्वर्सिबल हो जाएगा। उसी प्रकार सेक को कहाँ रेस्ट्रिक्ट करेंगे, करना पड़ेगा जैसे कॉस को किए थे, कहाँ से कहाँ तक में, तो 0 से π तक में, 0 से π तक में सेक को रेस्ट्रिक्ट कर लेंगे, तो यह इन्वर्सिबल हो जाएगा। तो पहले हम लोग को ऐसा लग रहा था कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन इन्वर्सिबल होता ही नहीं है, वास्तव में नहीं होता है।
इन्वर्सिबल बनाना पड़ता है। कैसे बनाए? तो उसके डोमेन को एक निश्चित रीजन में रेस्ट्रिक्ट कर। फंक्शन है ये मेन्यू है अपने डोमेन में, अर्थात यह जो है इन्वर्सिबल नहीं होगा। लेकिन जब इसके डोमेन को एक निश्चित रीजन में रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, प्रतिबंधित कर देते हैं, तो वह इन्वर्सिबल हो जाता है। y इज इक्वल टू sin x cos x एक्सेट्रा आर मैनी वन फंक्शन इन देयर डोमेन, so it is not inversible, but we restrict the domain of all trigonometrical ratio, then it becomes 1 1 and so it is inversible। क्लियर है यहाँ पर? तो इस तरह से हम लोगों ने सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो कि इन्वर्सिबल नहीं था उसे इन्वर्सिबल बनाया। तो आज इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल का ये इंट्रोडक्शन क्लास रहा। इसमें अब हम लोग लिख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक में रेस्ट्रिक्ट किए किस फंक्शन को, तो वह इन्वर्सिबल हुआ। हमने रेस्ट्रिक्ट किया sin x को, वो रेस्ट्रिक्ट किया -π/2 से π/2 तक में। किस लिए? ताकि यह इन्वर्सिबल हो जाए। cos x को कैसे रेस्ट्रिक्ट किया? तो cos x को रेस्ट्रिक्ट किया 0 to π में। cos x को 0 to π में रेस्ट्रिक्ट किया। उसी प्रकार tan x को, तो tan x को -π/2 ओपन इंटरवल π/2 में रेस्ट्रिक्ट किया। इसी प्रकार आप 3 और बच गया, उसका भी लिख लेंगे। चूँकि वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया तो आज केवल इंट्रोडक्शन ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके इन्वर्स के और भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लेकर के आएंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, उसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।